हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 15वां चैप्टर चल रहा था और उसमें हमारा जो टॉपिक है उद्देश्यों के आधार पर संसाधनों के प्रकार बता दिए थे। अब बच्चों हम बात करेंगे आज उपयोग की सत्यता के आधार पर। तो देखिए, उपयोग की सत्यता के आधार पर सबसे पहले अनव्यकरणीय समापेश संसाधन। अनव्यकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका नव्यकरणीय नहीं किया जा सकता, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता, वो अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद में पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता उन्हें सीमित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का लगातार उपयोग होने से पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण ये क्या हो रहे हैं, शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अनव्यकरणीय या समापेश संसाधन भी कहते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। इसके बाद में दूसरा आता है नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्स्थापन या नवीनीकरण किया जा सकता है उन्हें असीमित संसाधन कहते हैं। पुनर्स्थापन होने के कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इन्हें नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन भी कहते हैं, जैसे मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर, भूतापीय एवं ज्वारीय ऊर्जा आदि। इसके बाद में बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक कि व्यक्ति किस व्यक्ति के अधिकार में है, या देश के अधिकार में, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व के अधिकार में। देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मकान, भूमि, नकदी यानी कैश, स्वर्ण आभूषण यानी सोने के आभूषण, शारीरिक मानसिक क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य आदि। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, जिन संसाधनों पर पूरे देश का राष्ट्र का अधिकार होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि जनसंख्या, खनिज, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, सैन्य शक्ति, तकनीकी ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन बच्चों कौन से होते हैं, जिन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, यानी जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो कि मानव की समृद्धि, उन्नति और कल्याण के लिए उपयोगी है, जैसे कि समस्त भौतिक और जैविक संसाधन। जितने भी संसार में भौतिक और जैविक संसाधन पाए जाते हैं वो सब मानव की सभी व्यक्तियों के लिए विश्व संसाधन कहलाते हैं। अब आता है बच्चों संसाधन संरक्षण कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो सबसे पहले संसाधन संरक्षण का अभिप्राय। देखिए, संसाधन संरक्षण का अभिप्राय है, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना। संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण। नियोजित यानी नियम तरीके से, विवेकपूर्ण यानी सतर्कतापूर्वक, मितव्ययतापूर्ण का मतलब होता है कम खर्च करना, पुनर्भरण का मतलब होता है दोबारा से उनका पुनर्भरण करना, क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार, विनाश रहित उपयोग से है, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा करने से भावी पीढ़ी के लिए यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय बच्चों संसाधनों का बिल्कुल उपयोग करने या कंजूसीपूर्ण उपयोग करने से कदापि नहीं है। संसाधन संरक्षण का मतलब ये थोड़ी है कि हम संसाधनों का बिल्कुल उपयोग नहीं करें या कंजूसीपूर्ण करें। जिन संसाधनों का उत्पादन एवं उपलब्धता कम है, हमारी पृथ्वी पर जिन संसाधनों की उपलब्धता और उत्पादन कम है उनका उपयोग परम आवश्यक कार्यों में किया जाना चाहिए, जरूरी कार्यों। जैसे विश्व में तांबे की उपलब्धता एवं उत्पादन कम है, इसलिए इसका औचित्यपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरणों या मशीनों में अधिक किया जाए। ज़्यादातर जिन संसाधनों का उपयोग कम है यानी उपलब्धता कम है, उन संसाधनों का उपयोग जरूरी आवश्यक कार्यों में किया जाए। अन्य कार्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो एल्युमिनियम है उसको उसके प्रतिस्थापन यानी उसके स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अतः सभी संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, विनाश रहित जनसंख्या
एवं उसकी आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। इसके बाद देखिए संरक्षण की आवश्यकता। देखिए बच्चों, मानव संरक्षण की आवश्यकता में देखिए, मानव के सतत विकास यानी सतर्कतापूर्वक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग आवश्यक होता है। अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना जरूरी है और संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है। विकास की कीमत पर संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग घातक है। विकास की कीमत पर जो संसाधनों का उपयोग है वो संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग घातक है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, अतः संसाधन संरक्षण आवश्यक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से, नगरीकरण, औद्योगिकरण और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ संसाधन भी समाप्त होते जा रहे हैं हमारे पृथ्वी पर से। पर्यावरण प्रदूषण से भूमि, जल, वायु आदि ने अपनी गुणवत्ता खो दी है। आज पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के कारण ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि यानी भूमंडलीकरण कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी का बढ़ना, जीव विनाश और मानव की कार्य क्षमता में कमी हुई है। अतः सभी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाकर सतत विकास करने और मानव सहित सभी जीवों के लिए जीवनदायी वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अब आता है बच्चों संसाधन संरक्षण की समस्या। के संसाधनों को सुरक्षित रखने की क्या समस्या। देखिए, मानव की आवश्यकता की पूर्ति एवं विकास के लिए संसाधनों का उपयोग अनिवार्य है। संसाधनों का उपयोग कैसा है? अनिवार्य है। तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा यानी होड़ में मानव संसाधनों का शोषण करने लग गया है। विकास की होड़ में मानव क्या करने लग गया है? संसाधनों का शोषण करने लग गया है। नवीकरणीय संसाधनों के पुनर्स्थापन की भी एक सीमा है। तत्काल उनको भी हम पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है या नहीं कर सकते। अनवीकरणीय संसाधनों के नवीनीकरण की गति अति मंद होने से ये संसाधन निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अभाव में हमारी आने वाली पीढ़ियां आवश्यकता अनुसार विकास नहीं कर पाएंगी। यदि कोयला, पेट्रोलियम आदि का उपयोग इसी तरह होता रहा तो आने वाले कुछ समय में ही हमेशा के लिए ये समाप्त हो जाएंगे। तो संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले 4 प्रमुख संयुक्त रूप से उत्तरदायी कारक हैं। सबसे पहला है जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं हैं। यानी सबसे मेन कारण यही है बच्चों कि जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इससे संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। दूसरी है वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं परिवहन में द्रुत यानी तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। तीसरा है पश्चिम उपभोक्तावादी संस्कृति। जो पश्चिमी देश हैं वो उपभोक्तावादी संस्कृति के व्यापक प्रसार से संसाधनों के अधिकतम उपभोग की प्रवृत्ति, यानी जैसे पश्चिमी देश उपभोग अधिक करते हैं संसाधनों का, ऐसे ही प्रवृत्ति अगर अन्य देशों में अपना ली जाए तो ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। और लास्ट है चौथा, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। हर व्यक्ति आज के वर्तमान पीढ़ी में चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा विकास करूं, मैं विकसित हूं। तो देखिए बच्चों, संसाधनों के भंडार लगातार समाप्त होते जा रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे संसाधन संरक्षण एक प्रबल समस्या बनती जा रही है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए और लंबे समय तक इसकी उपलब्धता भी बनी रहे। अब आता है संसाधन संरक्षण के उपाय। देखिए बच्चों, संसाधन संरक्षण के उपाय कि संसाधनों की आवश्यकता व संरक्षण की समस्या से यह तथ्य प्रमुख रूप से उभर कर आता है कि कुछ ऐसी विधियां अपनाई जानी चाहिए जो संसाधन संरक्षण में सहायता प्रदान कर सकें, संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान कर सकें। संसाधन संरक्षण में निम्नलिखित विधियां सहायता प्रदान कर सकती हैं। पहली विधि देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या किसी देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक संसाधन है। मानव आर्थिक विकास और अपने जीवन को उच्च से उच्चतर बनाने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है।
संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या की अनुकूलतम अवस्था में बिना किसी अवरोध के आर्थिक विकास होता रहेगा। अनुकूलतम अवस्था में तो आर्थिक विकास होता रहेगा, लेकिन संसाधनों की तुलना में जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे ही संसाधनों का शोषण क्या हो जाता है, शुरू होने लगता है। इससे अनव्यकरणीय संसाधन शीघ्र समाप्त होने लगते हैं और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। अतः देश में संसाधन संरक्षण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। दूसरा है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें सभी के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो नियोजन में समग्र दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि पर्यावरण के विभिन्न अवयव जो घटक हैं उनके समुचित उपयोग और उनके संरक्षण से है। पर्यावरण के समस्त अवयव अंतर संबंधित यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः देश के विकास की योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन में संपूर्ण पर्यावरण को एक इकाई मानना आवश्यक है। किसी भी अवयव या तत्व की कमी या क्षरण यानी कमी से संपूर्ण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है, जैसे तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण से उपजाऊ कृषि योग्य भूमि की कमी, वन विनाश से मृदा अपरदन, उत्पादकता में कमी, चारागाहों का नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण और वर्षा की कमी से जल स्तर घटने जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चक्र में क्या हो गया, असंतुलन होने के कारण जीव जंतु विलुप्त और समाप्त हो रहे हैं। अतः मानव कल्याण के लिए नियोजन यानी योजनाबद्ध तरीके से समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद में आता है बच्चों जैविक संतुलन बनाए रखना। तो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य मानव जीवन को समुन्नत एवं सुविधाजनक बनाना है। मानव के अस्तित्व के लिए जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु आदि प्रमुख जैविक आधार हैं, यानी मानव के जीवन के लिए सभी आधार हैं। अतः जैविक संतुलन को ध्यान में रखकर आर्थिक नियोजन में मानव पर्यावरण संतुलन और संसाधनों की उपलब्धता बनी रहेगी और मानव उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। जैविक असंतुलन पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण मानव के विकास के स्थान पर विनाश होने लगेगा। चौथा पॉइंट है बच्चों ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग। जो वर्तमान में ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन कैसे नव्यकरणीय हैं, जिनको दोबारा से हम उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि असमाप्य संसाधन, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये सभी संसाधन प्रदूषण रहित हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होता और स्थापना लागत के बाद बहुत सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक बार स्थापना यानी इनको स्थापित करने के लिए एक लागत लगती है, उसके बाद में फिर तो ये सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके हम पेट्रोलियम, कोयला और परमाणु खनिजों के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। देखिए बच्चों, विश्व में अनव्यकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित होने से जो नवीनीकरणीय जिनका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते, उनके भंडार सीमित होने से विकल्पों की खोज कर उनका उपयोग करना आवश्यक है। यानी उनके स्थान पर हम दूसरे खनिजों का उपयोग करके करना जरूरी है, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उनको संसाधन उपलब्ध हो सकें, जो आने वाली पीढ़ी है उनको संसाधन उपलब्ध हो सकें। जैसे तांबे की उपलब्धता और उत्पादन कम होने से इसके जो प्रतिस्थापक एल्युमिनियम का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। यानी तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम को हम प्रतिस्थापक यानी उसके स्थान पर काम ले सकते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए पेट्रोलियम व कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों में रेल परिवहन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उद्योगों में रेल परिवहन में किसकी आवश्यकता है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए इनमें तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग किया जाए। कम खपत के कारण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाना चाहिए। छठवां पॉइंट है प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। प्राथमिकता यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या सीमित और समापित संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक और राष्ट्रीय महत्व के जो कार्य हैं उनमें किया जाए। जो शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधन हैं बच्चों, उन संसाधनों का उपयोग हमें राष्ट्रीय हित के लिए या परम आवश्यक कार्य में किया जाए।
अन्य कार्यों में विकल्पों का उपयोग किया जाना हितकर रहेगा। जैसे भारत में टंगस्टन की उपलब्धता कम है, अतः टंगस्टन का उपयोग हम आयुध यानी युद्ध क्षेत्र वाले जितने भी गोला बारूद हैं आदि क्षेत्र में वरीयता के स्थान पर कर इनका संरक्षण कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है पुनर्चक्रण। देखिए बच्चों, धातुओं के स्क्रैप यानी खुरचन वगैरह, कतरन वगैरह और उपयोग के बाद खराब होने पर उनको गलाकर पुनः उपयोग में लाना पुनर्चक्रण कहलाता है। यानी जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गला करके यानी पिघला करके दोबारा से किसी अन्य वस्तु का निर्माण करना पुनर्चक्रण कहलाता है। यह विधि संसाधन संरक्षण की बहुत उपयोगी, आवश्यक व महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा किसी भी धातु का एक बार उपयोग करने के बाद भी कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम और लोहा आदि धातुओं को गलाकर पुनः उपयोग कर संरक्षण किया जा सकता है। एल्युमिनियम 80% तक, सीसा 75 से 80% तक और तांबा 65 से 75% तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे देश में सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं का प्राचीन काल से पुनर्चक्रण किया जाता रहा है। 8वां पॉइंट देखिए बच्चों, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक संसाधनों की बचत कर लंबे समय तक उपलब्धता बनाए रखने के लिए हम कृत्रिम पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए जो मानव के द्वारा निर्मित हैं। जैसे लकड़ी के स्थान पर हम प्लास्टिक और रेलवे लाइनों में लोहे और लकड़ी के स्लीपर के स्थान पर हम लोहे के सरिये, सीमेंट और कंक्रीट से बने स्लीपर लगाकर लकड़ी और लोहे की बचत कर सकते हैं। इसके बाद में 9वां पॉइंट है उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग। उच्च तकनीक और शुद्धिकरण तकनीक। उन्नत और परिष्कृत तकनीक का उपयोग कर ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत की जा सकती है, हम कर सकते हैं। बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करके भू संसाधनों की बचत की गई है। आज 5 सितारा होटलों में विद्युत उपकरणों और अधिक ईंधन औसत देने वाले साधनों के उपयोग से ऊर्जा की बचत हुई है। 4 लेन और रेल लाइनों में सुधार करके गाड़ियों की गति बढ़ाकर ऊर्जा और मानव शक्ति के समय को बचा सकते हैं। आज ये गलत लिख रहा है बच्चों, हवाई लिख रहा है। हवाई यात्रा करने से मानव के समय की बचत हुई है। उन्नत तकनीक से अधिक उत्पादन लागत व संसाधनों और अनेक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग ऊर्जा और उर्वरक में किया जा सकता है। 10वां है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। तो देखिए बच्चों, जब एक ही योजना में से कई उद्देश्य पूरे होते हैं तो उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। एक ही योजना से और मानव के कई उद्देश्य पूरे होते हैं, इनसे संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे कि नदियों पर बांधने के 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ कई गौण उद्देश्य होते हैं। जैसे कि सिंचाई के लिए जल, पीने के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए जल। दूसरा, मत्स्य पालन के लिए बाढ़ नियंत्रण, वन विकास, मृदा अपरदन की रोकथाम, भूजल स्तर को बढ़ाना, जल परिवहन आदि। इसके बाद में पेट्रोलियम, कच्चा माल, तेल, क्रूड ऑयल के मुख्य 2 ऊर्जा उत्पादक हैं, इसमें पेट्रोल और डीजल हैं। उनके गौण उत्पाद में मिट्टी का तेल आता है, ऑयल, ग्रीस, वैसलीन, सिंथेटिक पदार्थ, मोम, गोंद, कोलतार आदि का उत्पादन पेट्रोलियम के बहुउद्देशीय उपयोग का उदाहरण है। आज के लिए बच्चों इतना ही है, काफ़ी है। कल पढ़ेंगे पोषणीय विकास। धन्यवाद।